सॉरी माइक म्यूट रह गया। 3 सितंबर 2020 करंट अफेयर्स। सबसे पहला जो करंट अफेयर आया है वो पार्लियामेंट के आपके रिगार्डिंग है, क्वेश्चन आवर। तो इस टाइम आपकी प्रेजेंट जो मॉनसून सेशन होने लगा है, बेसिकली कोविड के चलते हुए मॉनसून सेशन जो एवरीडे आवर्स वर्किंग के हैं वो कम कर दिए हैं। तो उसके चलते हुए सरकार जो है वो क्वेश्चन आवर बंद कर रही है। क्वेश्चन आवर से सबको प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली यही आर होता है जो आपकी जो प्रेजेंट आपकी जो सरकार है उसके ऊपर ऑपोजिशन जहां पे सवाल उठा सकती है, गवर्नमेंट को लाइबल ठहरा सकती है, वो यही आर है। जितने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठते हैं ज्यादातर इसी आर में उठते हैं। एक क्वेश्चन आर है और दूसरी चीज जो सस्पेंड करने की वो सोच रही है वो इसके बाद आता है जिसे कहते हैं जीरो आर। ये दोनों क्या होते हैं मैं अभी समझाऊंगा। बेसिकली जब पार्लियामेंट डेली आके जब मिलती है, जब वो हाउस सेशन में होता है, पार्लियामेंट सारा साल नहीं काम करती, पार्लियामेंट सिर्फ तब काम करती है जब उसका सेशन होता है। ठीक है, लोकसभा अलग बैठती है, राज्यसभा अपना अलग बैठती है, दोनों अलग अलग मीटिंग्स करते हैं। लोकसभा किसी की भी एक एग्जांपल लगा लो, दोनों हाउसेज में लेट्स वो सुबह 10 बजे मीटिंग शुरू है, 10 से लेके अराउंड 12 बजे तक रोज सबसे पहला मतलब जो आर होता है, जो सबसे पहला घंटा होता है, कई बार 1 घंटा होता है, कई बार 2 घंटे भी एक्सटेंड होते हैं, मर्जी होती है। ठीक है, वो आपका क्वेश्चन आर होता है जिसमें कोई भी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी एमपी किसी भी मिनिस्टर से कोई भी सवाल उसकी मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग ऑब्वियसली कोई भी सवाल पूछ सकता है जिसके फील्ड के अंडर आएगा। ठीक है, ये सारे काम क्वेश्चन आर में होते हैं। तो क्वेश्चन आर में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये नीचे लिखे हैं जाके, ऊपर इसकी बेसिक्स यही जो मैंने अभी बता रहा हूँ यही सब कुछ है। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टार्ड, सॉरी, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं वैसे तो, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। ये सप्लीमेंट्री क्या है, इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, मैं बाद में बताता हूँ। स्टार्ट क्वेश्चन का मतलब है वो क्वेश्चन जो मिनिस्टर को ओरली आंसर करने पड़ेंगे, वर्बली बोल के। हम देखते हैं ना पार्लियामेंट में वो बोल रहे होते हैं किसी भी आंसर, ये हमेशा ओरली जवाब देना पड़ता है। ठीक है, इससे ऑपोजिट होते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन, जिनका ओरली जवाब नहीं दिया जाता, बस रिटर्न में दे दिया जाता है जो भी जवाब होता है। ठीक है, और तीसरे शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस भी रिटर्न है, पर ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें शायद थोड़ी सा ज्यादा टाइम लगे सब्जेक्ट मैटर इकट्ठा करने में। ठीक है, तो चेयरमैन इसे कहता है कि इसे थोड़ा सा टाइम देके फिर आंसर कर देना, ये भी रिटर्न में होंगे। तो जब ओरल कोई आंसर कर रहा होता है तो खुद सोचो, जब कोई आंसर ओरली कर रहा है तो एक बंदा बोल के हटेगा तो दूसरा बंदा हमेशा क्वेश्चन कर सकता है कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो ओरली के हमेशा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी इसके साथ पूछे जा सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है कि अब जो मिनिस्टर ने भाषण दिया, मतलब जो आपको आंसर दे दिया उसने बोल के, उसके बाद तुम और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट पे भी हो सकता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पे भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन के टाइप्स याद रखना। इस साल जिन्होंने, खासकर इस साल अपीयर हो रहे हैं जो, उनके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होगी है, बिकॉज जो रिसेंट महीनों में चीजें होती होती हैं ये अपने आप इंपॉर्टेंट होती जाती हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ना। बाकी चीजों में अब जीरो आर क्या होता है? देखो, जैसे ही क्वेश्चन आर खत्म होता है, क्वेश्चन आर ना रेगुलेटरी फॉर्म में चलता है कि तुम्हें पहले क्वेश्चन देना पड़ेगा, फिर तुम्हें एक डे अलॉट किया जाएगा जिस दिन उसका आंसर तुम्हें मिलेगा, फिर तुम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, पूरा रेगुलेटेड फॉर्म में होता है। क्वेश्चन आर के बाद जो अगली, वो इंडियन इनोवेशन है, इंडिया वाले ने बनाई है, वो है जीरो आर। ये कहीं लिखा नहीं हुआ, ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ना तुम्हारे पार्लियामेंट के रूल्स में लिखा है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ये बस कन्वेंशन के थ्रू ही एग्जिस्ट कर रहा है। कन्वेंशन का मतलब है कि रीति रिवाज बन गए, तो हमारी पार्लियामेंट के रीति रिवाजों में आ गया।
जीरो आवर में क्या होता है, क्वेश्चन आवर के इमीडिएटली बाद होता है 1 घंटा। इसमें लिटरली कोई भी डिस्कशन हो सकती है, एनी। तो ऑपोजिशन के लिए ये दोनों आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपके रूल्स में मेंशन्ड है और दूसरा नहीं है, इस कारण ये दोनों आवर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बारी सरकार क्रिटिसिज्म से बचने के लिए कोविड के ये बोला जा रहा है कि वो क्वेश्चन आ रही है हटा रही है, कि सरकार के ऊपर क्वेश्चन ही ना पूछा जा सके। ठीक है, तो ये पूरा मसला है। हिस्ट्री में इसका थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, सबसे पहला इंडिया की पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया था 1893 में पूछा गया था। ठीक है, सरकार से इंडिपेंडेंस मतलब ब्रिटिश राज के अंडर पूछा गया। 1893 में पहला क्वेश्चन पार्लियामेंट में पूछा गया था। ठीक है, 91 में एक्ट आया था जिसने क्वेश्चन पूछने की पावर दी थी। तो क्या किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा था? बर्डन कास्ट ऑफ विलेज शॉपकीपर्स टू प्रोवाइड सप्लाईज टू टूरिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो होता क्या था, जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स अगर किसी गांव को विजिट कर रहे हैं, वहां के लोकल लोकल शॉपकीपर्स का फर्ज बनता था कि उनकी सर्विस में कोई कमी ना आए, उन्हें जो चाहिए उन्हें सब प्रोवाइड करवाया जाए। तो इस कारण ये चीज का प्रोविजन एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट, क्योंकि शॉपकीपर्स को कौन सा पैसे मिल रहे हैं इसके, तो इसे बर्डन ही माना जाएगा। तो इस कारण इस चीज के ऊपर लोगों ने सवाल उठाया था। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद अगला जो करंट अफेयर है, बेसिकली आपकी जो पाकिस्तान ने कुछ इंडियन लोगों को टेररिस्ट लिस्ट करवाने की कोशिश की। ठीक है, तो उसे हमारे जो कुछ साथी कंट्रीज हैं, फ्रांस, यूके, यूएसए, उन्होंने रुकवा दिया। तो ये कहाँ पे, पहले तो सबसे पहले टेररिस्ट लिस्ट कहाँ हो रहे थे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी है क्या? जिन्होंने अगले साल अपीयर होना है उनके लिए यूएनएससी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल वालों के लिए भी है, अगले साल वालों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो, यूनाइटेड नेशंस में ना बहुत सारी बॉडीज हैं, उनमें से एक सिक्योरिटी काउंसिल की बॉडी है। ठीक है, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो पर्पस है ये है कि वर्ल्ड में पीस एंड स्टेबिलिटी बनी रहे। इसके लिए इसकी एक 15 मेंबर्स की कमेटी होती है जो टाइम टू टाइम मिलती है और दुनिया के सारे इश्यूज पे बात करती है। इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो हमेशा ही मेंबर रहते हैं, और हमेशा से जब से यूएन बना है तब से ही इसके मेंबर है। ठीक है, और 10 टेम्पररी मेंबर्स हैं। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये हैं आपके यूएसए, बेसिकली जिन्होंने वर्ल्ड वॉर जीती थी, वर्ल्ड वॉर 2 जीती थी, उन्होंने अपने आप को परमानेंट मेंबर बनाया। यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और आपका चाइना। बाकी टेम्पररी मेंबर्स जो होते हैं वो 2 साल के टर्म के लिए एक बार के लिए सिलेक्ट होते हैं, यानी कि 2 साल बाद रिटायर हो जाने थे। ठीक है, हर ऑल्टरनेट साल इलेक्शन होते हैं, मतलब हर साल इलेक्शन होंगे फॉर 5 मेंबर्स, मतलब हर साल 5 मेंबर्स इलेक्ट हो जाएंगे, तो हर ऑल्टरनेट ईयर 5-5 करके रिटायर होते रहते हैं। टोटल 15 हुए, 10 इधर से 5 इधर से। अब ये परमानेंट सिर्फ इतनी बात नहीं है, ये अभी जो यूएसए, यूके इन्होंने जो हमारे लिए किया है, इन्होंने कैसे किया? यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर है ना, इनके पास एक स्पेशल पावर है जिसे कहते हैं वीटो पावर। ये वीटो पावर क्या है? बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रेजोल्यूशन अगर तुमने पास करवाना है, कोई भी रेजोल्यूशन अगर तुमने पास करवाना है तो वीटो पावर से बचना होता है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई कंट्री
एब्सोल्युटली नो बोल दे, नहीं ये काम नहीं होगा। देखो ये सिर्फ ये 5 के पास पावर है, परमानेंट P5 कहते हैं ना, P5 ग्रुप के पास पावर है ये, ठीक है, परमानेंट 5 P5। इनके पास वीटो पावर है। वीटो का मतलब होता है एब्सोल्युटली नो बोलना। वीटो वर्ड का मतलब याद रखना हर जगह, कि मना कर देना, एब्सोल्युटली नो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सॉरी, मैं वोट पावर लिखता, ठीक है, थैंक यू मेरी गलती सुधारने के लिए। मैं वीटो, सॉरी वोट लिख दिया, वीटो लिखना था, ठीक है, वीटो पावर, ठीक है, जल्दी जल्दी में गलती होगी। तो ये जो 5 है, इनका हर रेजोल्यूशन पे यस बोलना जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी मना कर दे, वो पूरा रेजोल्यूशन कैंसिल हो जाता है। तो अभी पाकिस्तान ने जैसे कोशिश की, पाकिस्तान ये जो मतलब टेररिज्म भी एक एफर्ट है जिसे सारी दुनिया को मिलकर रोकना है। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कमेटी काउंटर टेररिज्म का काम करती है, वो है 1267 नंबर की कमेटी। 1267 बेसिकली रेजोल्यूशन नंबर था जिससे आगे कमेटी बन गई। दुनिया में कोई भी टेररिस्ट का नाम लिस्ट करवाना हो, उसके ऊपर रोक लगवानी हो, जैसे कि उसके एसेट फ्रीज करवा दिए, उसका ट्रैवल बैन करवा दिया, वो सब कुछ करवाना है, उसकी एक्टिविटी रोकनी है, उसके ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग रोकनी है, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तुम्हें पास करवाना पड़ता है 1267 कमेटी के थ्रू। तो फ्रांस, यहाँ पे 3 लोगों ने वीटो लगा दी, फ्रांस, यूके और यूएसए ने। इंडिया के, पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा था कि कुछ इंडिया के लोगों को टेररिस्ट की लिस्ट में डलवा दे, वो रुक गई है, ठीक है। पाकिस्तान की एलिगेशन है एक, पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, टीटीपी, तरीके तालिबान पाकिस्तान। ये टीटीपी पाकिस्तान में बहुत हमले करती है। तो पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी के पीछे इंडिया का हाथ है, और इंडिया के उसने 4 लोग लिस्ट किए थे जो कहती है कि टीटीपी को पीछे से चलाते हैं और फंडिंग प्रोवाइड करते हैं अफगानिस्तान में बैठ के। तो पाकिस्तान की कोशिश थी, पाकिस्तान से सबूत मांगे गए, पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं थे, तो इन तीनों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। अगर सबूत होते भी तब भी इनमें से अगर कोई वीटो लगा देता तब भी वो रेजोल्यूशन खारिज था। तो ओरिजिनली ये कमेटी आई कहां से? ये 1999 में आई है, 15 अक्टूबर 1998। तुम्हें डेट याद करने का भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ साल याद रखना है। ओसामा बिन लादेन सबसे पहला टेररिस्ट था जो दुनिया में ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट पे आया। उसके साथ उसके ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा और तालिबान। तो इन सब को इस लिस्ट ने सबसे पहले फीचर किया था। उसके बाद सबसे पहले मतलब ये जो लिस्ट बनी थी अफगानिस्तान को लेके बनी थी, पर धीरे धीरे अब ये पूरी दुनिया के टेररिस्ट को लिस्ट करती है। जिसे इंडिया ने लिस्ट करवाया था मसूद अजहर को, पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो टेररिस्ट, इंडिया में बहुत सारे अटैक्स के लिए, इवन 26/11 के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके सारे एसेट्स, ट्रैवल, वो सब कुछ फ्रीज करवाने की कोशिश, ठीक है। तो अब जैसे आईसिस को भी रोकने का काम, मॉनिटरिंग का काम, ये सब कुछ करती है। अब कल जयदेव ने मुझे एक करंट अफेयर पूछा था, आज अखबार में भी आ गया था, तो मैंने यहाँ पे नाक भी लिया, मिशन कर्मयोगी। तो गवर्नमेंट एक नए इनिशिएटिव के साथ आ रही है अपने सारे सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए। पोस्ट रिक्रूटमेंट, जब जॉब में हो जाएंगे उसके बाद सारे ग्रेड के ऑफिसर्स, सिर्फ ग्रेड ए नहीं, ग्रेड ए बी सी डी, सारे ग्रेड के ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए कर्मयोगी लाया जा रहा है। तो बेसिकली है कुछ नहीं इसमें ज्यादा, हम कर क्या रहे हैं कि हम सिविल सर्वेंट्स को टाइम टू टाइम बार बार उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, ताकि एक तो वो डिजिटली चीजें यूज करना सीख सके। जो हमारे ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पुरानी ब्यूरोक्रेसी है उसे डिजिटली कोई चीजें यूज ही नहीं करनी आती। तो ऐसा ना हो, आने वाले टाइम में तो और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है, तो अगर सिविल सर्वेंट्स टेक्नोलॉजी को नहीं जानते होंगे तो अपने आप प्रॉब्लम होगी। दूसरा, उन्हें जिस भी डिपार्टमेंट या पोस्ट पे लगाया जाए
उस पोस्ट या उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर पोस्ट या उसकी नॉलेज बिल्डिंग होगी। ठीक है, टाइम टू टाइम इनपुट्स भी दिए जाएंगे, एडिशनली लेक्चर सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसके लिए बनाया गया है आपका, यहाँ पे मैं लिखा था आई गॉड कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर ट्रेनिंग हुआ करेगी। ठीक है, ताकि आप अपने सिविल सर्विसेज, मतलब सारी ये सिविल सर्विसेज प्लस बाकी गवर्नमेंट जॉब्स, सारे सिविल सर्वेंट्स को रूल बेस से रोल बेस पे लेके जा सको। रोल बेस का मतलब हुआ जो काम असाइन किया है उसे अच्छे से पूरा कर पाए। सिर्फ ये नहीं कि रूल मानने हैं, काम पूरा होना चाहिए, रोल पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके थ्रू कर्मयोगी का बेसिकली ये कहना है और करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी स्कीम। कोई डाउट आज के करंट अफेयर्स में? सर हाँ जी, तो जैसे जो परमानेंट मेंबर है उसमें और न्यू मेंबर्स नहीं ऐड हो सकते? देखो दुनिया में ना कोशिश है, जैसे यूएनएससी है, इसमें परमानेंट सिर्फ अभी 5 मेंबर्स हैं, पर ओवर द टाइम 4 कंट्रीज और हैं जो कहती हैं कि हमें भी इसका मेंबर परमानेंट होना चाहिए, जिसमें एक इंडिया है, एक जर्मनी है, एक ब्राजील है और एक जापान है। ये 4 कंट्रीज कहती हैं हमें भी परमानेंट मेंबर बनाओ। तो इन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया है, G4 कहते हैं जिसे, ग्रुप ऑफ 4, G4। ये चारों कहते हैं कि हम एक दूसरे के सारे एफर्ट्स को सपोर्ट करेंगे यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए। ठीक है, तो G4 इसके ऊपर बेस्ड है कि सारे के सारे कोशिश करेंगे यूएनएससी का मेंबर बनने के लिए। अगर किसी भी कंट्री को यूएनएससी का मेंबर बनना है, 2 चीजें चाहिए। एक, जो आपकी 2 जो मेजर बॉडीज हैं, यूएनएससी और यूएनजीए, जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में मतलब सारे मेंबर्स आ जाते हैं 194। पहले 194 कंट्रीज का कंसेंसस चाहिए कि सारे यस बोले। उसके बाद यूएनएससी के ये P5 जो हैं, इनमें से कोई वीटो ना करे उसे। तो बहुत एफर्ट लगने वाला है इस लिस्ट से इस लिस्ट में जाने के लिए। कोशिश चल रही है, पर जर्नी बहुत ज्यादा लंबी है। ठीक है, तो ये G4 याद रखना, किन की ग्रुपिंग है ये भी, और किस चीज के लिए है। ये यूएनएससी में रिफॉर्म लाने की बात करते हैं और अपने आप को एक दूसरे की ये बिड सपोर्ट करते हैं कि ये सारे भी परमानेंट बन सकें। अगर बन जाते हैं तो P9 हो जाएगा। ठीक है, पर अभी नहीं है, अभी P5 ही है। क्लियर है? यस। और कोई डाउट? नहीं? शॉर्ट ड्यूरेशन वाले क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देते हैं? जी, वो तो हमेशा सर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, मतलब कितने दिन देते हैं? हफ्ते का टाइम, 7 दिन का टाइम। ठीक है। ठीक है, किसी और को कोई डाउट, क्वेश्चन, कुछ भी? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।